तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने अशुद्धियों का पता लगाना और कपट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। अब अपन अशुद्धि और कपट में अंतर क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अशुद्धि लापरवाही और अज्ञान के कारण होती है, जबकि कपट सावधानी पूर्वक सोच समझकर किया जाता है। इसी तरह अशुद्धि का परिणाम निश्चित नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप संस्था को लाभ भी हो सकता है या हानि भी हो सकती है, परंतु कपट का परिणाम निश्चित होता है। इससे संस्था को हमेशा हानि ही होती है। तीसरा अंतर है, अशुद्धि करने वाले की इच्छा यह नहीं होती कि वह अशुद्धि करे, परंतु कपट करने वाले की इच्छा होती है और वह योजनाबद्ध ढंग से कपट करता है ताकि वह पकड़ा न जाए। नेक्स्ट अंतर है, अशुद्धि करना अपराध नहीं है, परंतु कपट करना अपराध है। अगला अंतर है, अशुद्धि का पता लगाने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। कम परिश्रम से ही अशुद्धि पकड़ में आ जाती है। परंतु कपट का पता लगाना हो तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि कपट बड़ी चतुराई से किया गया कार्य होता है। और अंत में अशुद्धि करने वाले को यह ज्ञान नहीं होता कि वह अशुद्धि कर रहा है, उसको पता ही नहीं होता, परंतु कपट करने वाले को ज्ञान होता है कि वह कपट कर रहा है। यह हुआ अशुद्धि और कपट में अंतर। अब अपने को यह भी समझना है कि प्रबंधक लोग जो छल कपट करवाते हैं उनमें और कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले छल कपट में क्या अंतर है। क्योंकि अपन ने पढ़ा था प्रबंधकों की या मालिकों की सहमति से छल कपट होता है और कर्मचारी भी करते हैं, तो यह अंतर भी आपको समझना अति आवश्यक है। तो सबसे पहला इसमें अंतर है कि प्रबंधकों द्वारा जो छल कपट किए जाते हैं उनको पकड़ना अंकेक्षक के लिए कठिन होता है और उसमें प्रबंधक अंकेक्षक की सहायता नहीं करते, जबकि कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले छल कपट में प्रबंधक अंकेक्षक की सहायता करते हैं, इसलिए उसे पकड़ना अंकेक्षक के लिए तुलनात्मक रूप से कम कठिन होता है। दूसरा अंतर है, प्रबंधकों द्वारा किए गए छल कपट की राशि बड़ी होती है, जबकि कर्मचारी जिस लेवल का हो उसके हिसाब से वह छल कपट करता है। यदि कर्मचारी को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, वो प्रबंधकों के नज़दीक है, तो वो बड़ा छल कपट करेगा। छोटा कर्मचारी है जिसकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, तो वो कम राशि का। कुल मिला के ये कहना सारांश रूप में है, प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले छल कपट की राशि बड़ी होती है, जबकि कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले छल कपट की राशि अपेक्षाकृत छोटी होती है। तीसरा अंतर है, प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले छल कपट लेखों को अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं, क्योंकि अपन ने समझा था कैसे कैसे लेखों में गड़बड़ी करके ये प्रबंधक लोग छल कपट करते हैं, जिनका प्रभाव अंशधारियों, कर्मचारियों, आयकर एवं बिक्रीकर विभाग के साथ साथ संपूर्ण समाज पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। परंतु कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले छल कपट से लेखे प्रभावित तो होते हैं, परंतु स्वयं व्यापार के अतिरिक्त अन्य पक्षों को उतना अधिक नुकसान नहीं होता जितना प्रबंधकों के छल कपट से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रबंधक लाभों को कम किस तरीके से करते हैं, तो लाभ कम करते ही आयकर की चोरी होती है। कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते, वो कह देते हैं लाभ ही नहीं है। अंशधारियों को डिविडेंड नहीं दिया जाता है। यदि बिक्री में हेराफेरी हो तो बिक्री कर की चोरी होती है। तो ये सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे समाज को प्रभावित करते हैं, जबकि कर्मचारी कोई कपट करता है केवल व्यापार को ही सीधा नुकसान होता है। अगला अंतर है, प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले छल कपट
आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से नियंत्रित तथा कम नहीं होते हैं, परंतु कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले छल कपट प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यदि इफेक्टिव हो तो उसके प्रयोग से अपेक्षाकृत कम किए जा सकते हैं। और लास्ट में अंतर है, प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले छल कपट सामान्यतया प्रारंभिक एवं अंतिम प्रविष्टियों, माल तथा संपत्तियों के मूल्यांकन, स्वीकृति पर खरीदे या बेचे गए माल, संदिग्ध ऋणों, कंपनी के प्रबंधकों व उनसे संबंधित फर्मों के साथ होने वाली प्रविष्टियों तथा अन्य समायोजनों के कारण होते, मतलब ये सब कारण हैं छल कपट के, जिनके थ्रू छल कपट किए जाते हैं। जबकि कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले छल कपट रोकड़, माल, संपत्तियों, श्रम और सुविधाओं के कारण होते हैं। अब अपन समझेंगे अंकेक्षण के लाभ क्या क्या है। इसको अंकेक्षण के महत्व के रूप में भी कहा जाता है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में प्रत्येक सामान्य एवं मध्यम दर्जे के व्यापार को वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उनसे पैसा उधार, आज का व्यापार ऋण एवं उधार की सुविधा पर अधिक चलता है। अन्य व्यापारिक उद्देश्यों के लिए लेखांकन और अंकेक्षण एक आवश्यक माध्यम के रूप में कार्य करता है। कुछ संस्थाओं के लिए अंकेक्षण करवाना कानूनी बाध्यता है, परंतु अन्य बहुत सी संस्थाएं ऐसी भी होती है कि वे अंकेक्षण से मिलने वाले अनेक लाभों के कारण अंकेक्षण करवाना उचित समझती है। व्यापारी द्वारा जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अंकेक्षण करवाया जाता है, वे तो लाभ व्यापारी को प्राप्त होते ही हैं, उनके अतिरिक्त भी बहुत सारे फायदे व्यापारी को प्राप्त होते हैं, जिसकी अपन विवेचना यहाँ करेंगे। सबसे पहला लाभ है विश्वसनीय लेखे, रिलायबल अकाउंट्स। नियोक्ता के कर्मचारियों में यह भय रहता है कि उनके द्वारा किए गए लेखांकन की एक निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा जांच की जाएगी। इस भय के कारण वे सावधानी से कार्य करते हैं और उस कार्य की जांच अंकेक्षक द्वारा कर ली जाती है। अंकेक्षित लेखों में गलती रहने की संभावना बहुत कम रहती है और इन पर प्रत्येक पक्षकार द्वारा विश्वास भी किया जा सकता है। तो इसलिए इन लेखों को जो अंकेक्षित हो जाते हैं, तो अंकेक्षण के बाद इन लेखों को विश्वसनीय माना जा सकता है। अगला पॉइंट है सही लाभ हानि तथा आर्थिक स्थिति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ ट्रू प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। जैसा कि आप जानते हैं कि खातों में विद्यमान अशुद्धियां, छल कपट अंकेक्षण के दौरान सामान्यतः पकड़ में आ जाती हैं और उसके बाद खातों में कोई त्रुटि रहने की संभावना नहीं रहती। ऐसे लेखों से बनाए गए लाभ हानि खाते और चिट्ठे द्वारा व्यापारी के सही लाभ हानि और आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसलिए यह भी एक महत्व या लाभ का पॉइंट है कि इन अंकेक्षित लेखों से सही लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का ज्ञान व्यापारी को और अन्य पक्षकारों को जो व्यापार में रुचि रखते हैं उनको हो जाता है। अगला पॉइंट है अनुशासन बनाए रखने में सहायक, हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। खातों का अंकेक्षण करवाए जाने के कारण व्यापार में कार्यरत कर्मचारी अंकेक्षक के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करते हैं। इससे वे स्वयं तो अनुशासित रहते ही हैं, साथ ही लेखांकन अवधारणाओं, परंपराओं तथा नियमों का सही तरीके से पालन भी करते हैं।
और कोई कमी रह जाने या वर्तमान के नवीनतम संशोधित नियमों की जानकारी ही उन्हें अंकेक्षक से सुझावों के रूप में मिलती रहती है। तो इसलिए अंकेक्षण से अनुशासन बनाए रखने में, अनुशासन लेखे मेंटेन करने में, अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। अगला पॉइंट चौथा है भ्रष्टाचार की समाप्ति या भ्रष्टाचार पर अंकुश। समाप्त तो नहीं कहना चाहिए, अंकुश कहना है। चेक ऑन करप्शन। अंकेक्षण करवाए जाने का कर्मचारियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और वे रोकड़ तथा माल का गबन करने से डरते हैं। कर्मचारी दो ही चीजों का गबन नॉर्मली करते हैं, रोकड़ का और माल का। बाकी सुविधाओं का है या संपत्तियों का है, वो उच्च अधिकार प्राप्त कर्मचारी करते हैं, हर एक व्यक्ति नहीं करता। वे जानते हैं कि इस कार्य में निपुण व्यक्ति द्वारा जांच करने पर गबन पकड़े जा सकते हैं, इसलिए वो गबन करने की कम कोशिश करते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। पांचवा पॉइंट है कर्मचारियों और प्रबंधकों में सतर्कता। अवेयरनेस among employees and managers। कर्मचारियों को मालूम होता है कि इनके कार्यों की स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा जांच की जाएगी, इसलिए वे सचेत रहकर कार्य करते हैं, जिससे एक तरफ तो कार्य अच्छा होगा, गलती की संभावना कम रहेगी, और दूसरी तरफ उनकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। यही चीज प्रबंधकों पे भी लागू हो जाती है, क्योंकि प्रबंधक भी है तो संस्था के कर्मचारी, पर उनको ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला बिंदु है महत्व या लाभ का विनियोजकों के हितों की रक्षा। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। जैसा कि अपन डिस्कस कर चुके हैं, आप जानते हैं कि निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा जांच का कार्य होता है तो वित्तीय विवरणों में छल कपट और अशुद्धि नहीं रहती, क्योंकि वो सारी पकड़े जाने के बाद ही अंकेक्षित वित्तीय विवरण अंकेक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। इससे छल कपट से भी व्यापार को मुक्ति मिल जाती है, जिससे जिन लोगों ने व्यापार में अपना धन विनियोजित किया है, चाहे डिपॉजिट के रूप में दिया, चाहे लोन के रूप में दिया, चाहे पूंजी के रूप में लगाया है, उनके हितों की रक्षा होती है। तो इस प्रकार विनियोजकों के हितों की रक्षा भी अंकेक्षण से हो जाती है। अगला पॉइंट है सच्चाई व ईमानदारी का प्रमाण। प्रूफ ऑफ ऑनेस्टी। अंकेक्षित लेखे संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की ईमानदारी तथा लेखांकन की शुद्धता का प्रमाण माने जाते हैं। इससे ईमानदार और सही तरीके से काम करने वाले व्यक्तियों के कार्य को प्रोत्साहन मिलता है और अन्य कर्मचारी भी ऐसे ही कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो इससे जो ईमानदार और सही काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है, दूसरे लोग उनसे प्रभावित होते हैं। तो ये सच्चाई और ईमानदारी का प्रमाण हो जाता है भाई के अंकेक्षित हो गए खाते, अब इनमें कोई गलती नहीं है, और जिन व्यक्तियों ने काम किया उनकी कोई गलती नहीं पकड़ी गई। इसका मतलब वो सच्चाई और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कर्मचारियों की कार्यकुशलता का ज्ञान। नॉलेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। अंकेक्षण के माध्यम से नियोक्ता को ये पता चल जाता है कि कौन कौन से कर्मचारी कार्यकुशल हैं तथा ऐसे कौन से कर्मचारी हैं जिन्हें नियमित सलाह दिए जाने के बावजूद भी अपनी कार्यशैली और कार्यकुशलता में सुधार नहीं कर पा रहे हैं। इससे कर्मचारियों की पदोन्नति, पदावनी तथा वेतन वृद्धि देने या न देने के बारे में निर्णय करने में आसानी होती है। जैसा कि अपन समझते हैं कि जो अच्छे कार्यकुशल होते हैं
उनको पदोन्नति दी जाती है, वेतन वृद्धि दी जाती है। जो बार बार सलाह देने, टोकने, गलतियां बताने के बावजूद भी गलतियां करते रहते हैं और इनएफिशिएंट रहते हैं, अकार्यकुशल रहते हैं, तो उनको पदावनी की जा सकती है। जो प्रमोशन दिया वो विड्रॉ करके पिछली सीट पे भेजा जा सकता है, वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है। ये सभी कार्य तभी किए जा सकते हैं जबकि उच्च प्रबंधकों या एम्प्लॉयर को यह पता हो कि कौन से कार्य कुशल हैं कौन से नहीं, और इसका पता अंकेक्षण से ही लग सकता है। अगले पॉइंट्स अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।